हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के सेकेंड लेसन केमिस्ट्री का है, पदार्थों का वर्गीकरण। अगर आप हमारे थंबनेल को देख करके आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो का स्किप मत करना, बारी बारी से देखते चलना, हर एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं कि जब तुम वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह से सारी चीजें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगी, बिल्कुल मतलब समझ में आएगी। और तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसका भी हम लोग मतलब वीवीआई करते चलेंगे, इसीलिए तुम वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ठीक है? कोई दिक्कत? चलें आगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा समय ना लेते हैं। अगर हमारी वीडियो से अगर तुम्हें कुछ सीख मिलती होगी तो समझ ही रहे हैं क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आगे की ओर। चलते हैं आगे, हमारा है निम्नलिखित पर पदार्थों का तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकरण। आपको हम बताए थे, यानी अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले 4 वीडियो हमारे हैं, उस पर देख सकते हो कि तत्व किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ को तत्व कहते हैं। सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या हमारे तत्व हैं। यौगिक क्या है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो मिश्रण है, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ हैं, उसको कहते हैं हम लोग यौगिक। और साधारण विधि से अगर बन गया तो उसे कहते हैं हम लोग यौगिक। में हमने बताया था जल एक यौगिक है, चीनी एक यौगिक है। और मिश्रण में हमने बताया था कि जैसे हमारा शरबत हमारा क्या है, वायु क्या है, बारूद क्या है, ये सब क्या है, मिश्रण है। नहीं तो चलिए यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है नंबर 1 में, हम लोग भारतीय भवन किताब पढ़ रहे हैं, भारतीय भवन है ना, उसका जो पेज संख्या है 39, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। लघुतरीय नंबर 1 बताइए। जस्ता, जस्ता क्या भाई? जस्ता यानी जिंक, एक तत्व है। जिंक क्या है? एक, वहां छांटना है तुम्हें, बस जस्ता लिख देना और लिख देना तत्व है। दूसरा है समुद्र का जल। अब समुद्र के जल की बात करेंगे तो समुद्र के जल में बहुत सारे चीज मिले होते हैं, केवल जल ही नहीं रहता है, उसमें बालू रहते हैं, पत्थर रहते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे जीव हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? एक प्रकार का, समुद्र का जल क्या है? एक प्रकार का नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है खाने का सोडा, जो आप दुकान में जाकर के खरीद करके लाते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, वह एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। आगे है मिट्टी। तो मिट्टी क्या होगा? मिश्रण। मिट्टी क्या हो गया? एक प्रकार का मिश्रण। जैसे आपने मिट्टी देखा ना, तो मिट्टी में कई बालू होंगे, मिट्टी के कण होंगे, घास दुभी होगा ना, इसके अलावा छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं, पूरा एकदम मिला हुआ है और अनुपात एक रंग का नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रण बोलेंगे। इसी तरह से साबुन क्या है? एक प्रकार का तो यौगिक है। साबुन एक प्रकार का क्या है? यौगिक। कोयला एक प्रकार का तत्व है, नहीं लेकिन उसमें कई प्रकार के चीज मिले रहते हैं, नहीं तो इसलिए इसको मिश्रण कहेंगे। तो कोयला में क्या कहेंगे हम लोग? चलिए इसी तरह से बाकी जितने भी हैं देख रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ध्यान देंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमने पढ़ाया था कि भौतिक परिवर्तन हुआ है जिनमें पदार्थों के गुण नहीं बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन हुआ है जिनमें पदार्थों के गुण नहीं बदलते हैं। जैसे हमने कांच का टूटना, नहीं कागज का टुकड़ा टुकड़ा होना, कपड़े का कटना, ये सब क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है, इसमें गुण नहीं बदलता है। रासायनिक परिवर्तन हुआ है जिनमें पदार्थ के गुण बदलते हैं। जैसे दूध से दही बनना, हवा से यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना, कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, नहीं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चीनी का बनना, ये सब क्या है हमारा? यौगिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में गुण बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन में गुण। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1 है हमारा, पूछ रहा है एक बच्चे का विकास। तो बच्चे का विकास क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आती है, वो क्या है हमारा? भौतिक परिवर्तन। दूध का दही बनना, दूध से दही बनता है तो उसके गुण क्या हो जाते हैं? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना, मोम जो होता है वो पिघल जाता है ना, तो मोम का पिघलना किस प्रकार का? भौतिक परिवर्तन। नहीं इसी तरह से आगे हैं लकड़ी का जलना, लकड़ी जलती है तो उसके गुण बदलते हैं, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, तो ये कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो आशा करते हैं ये 2 बातें समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, 3rd नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। तत्व और यौगिक में अंतर। देखिए आपसे पूछ रहा है तत्व और यौगिक में अंतर। तो देखिए तत्व यौगिक का अंतर जब आपसे पूछे ना भाई मेरे, तो क्या करना? सबसे पहले अपने पेज यानी पन्ना जो है ना, उसको डिवाइडिंग कर लेना, फाड़ मत देना पन्ना को। हाँ, डिवाइडिंग का मतलब होता है बांटना। तो अब तुम बांटने का मतलब हाँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको फाड़ देना, इसके पन्ना को ऐसे 2 पेज कर लेना है ना, एक तरफ लिखना और एक तरफ लिखना यौगिक। क्लियर? तत्व और यौगिक में निम्न अंतर है, वहां पर लिखना तत्व और यौगिक में निम्न अंतर है। तत्व में क्या लिखोगे?
तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनी होती है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बनी होती। कोई दिक्कत? क्या लिखोगे? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनी होती है और यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ। तत्व को नहीं बनाया जा सकता है, यौगिक को बनाया। तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता, यौगिक को तोड़ा जा सकता है। यौगिक को तत्व के सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं और यौगिक के सूक्ष्म कण अणु कहलाते हैं। क्लियर? जैसे देखिए तत्व और यौगिक में अंतर है। नंबर एक, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनी है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनी होती है। ठीक है ना? रासायनिक विधि से तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाती है। क्लियर? तत्व को आप बना भी नहीं सकते हैं और तोड़ भी नहीं सकते, यौगिक को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिश्रण के किन्हीं दो गुण। अब देखिए मिश्रण आपके सामने में है, बहुत सारा मिश्रण है। जैसे देखिए आप मिश्रण में आपने देखा बारूद एक मिश्रण है, शरबत एक मिश्रण है, दूध एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, मिट्टी एक मिश्रण है ना? तो इसके क्या गुण है भाई? तो ये समांग और विसमांग दोनों होते हैं। ये क्या होता है? समांग क्या है बता ही दिए थे कि अगर मिश्रण में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं, मिश्रण में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं, अगर उसकी मात्रा एक समान रहती है तो समांग, और सभी जगह जो अवयव हैं उन अलग अलग रहेगी तो विसमांग। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि दूध में आप पानी मिलाइए तो पानी का मिश्रण पूरे दूध में एक समान मिल जाएगी, तो ये समांग मिश्रण हुआ। लेकिन दूध में थोड़ा सा आप क्या करेंगे, बालू मिला दीजिए, तो ऊपर वाला देखिएगा बालू, ऊपर में बालू कम रहेगी, पेंदी में बालू ज्यादा होगी। तो मिश्रण में आपने देखा कि एक जगह किसी विलयन की पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो गई और कहीं कम हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विसमांग बोलेंगे। ठीक है? तो समांग और विसमांग समझ गए ना? तब मिश्रण का पहला गुण ये समांग और विसमांग। मिश्रण का पहला गुण क्या होगा भाई? तो ये समांग और विसमांग दोनों होंगे। और इसे बनाने के लिए ना किसी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, माने साधारण विधि से बन जाता है और साधारण विधि से टूट भी जाता है। क्या? जैसे आप शरबत बनानी हो, यानी पानी और चीनी का अगर मिश्रण बनाना हो तो कौनो ताप उप की जरूरत नहीं है, किसी अभिक्रिया की जरूरत नहीं है। बस ऐसे जल में रख दीजिए थोड़ा सा चीनी, दो चार बारी जो है उसको चला दीजिए, ना भी चलाइएगा छोड़ दीजिएगा, अपने आप बन जाएगी। नहीं बन जाएगी? तो यानी साधारण विधि से बन भी जाती है और साधारण विधि से अलग भी किया जा सकता है। समझ रहे ना? तो हमें दो गुण कहता है, तो क्या क्या लिखेंगे? मिश्रण के दो गुण निम्न है। नंबर एक, यह समांग और विसमांग दोनों होता है, और दूसरा इसे बनाने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता। ठीक है? और सारे गुण हैं, जैसे बता दें इनमें जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनके गुण नहीं बदलते, अवयवी पदार्थ हैं उनके गुण नहीं बदलते। ठीक है? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 5 कहता है विलय और विलायक में अंतर। विलय और विलायक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तब विलय का मतलब होता है जो घुलने वाला पदार्थ है, जो घुलता मिलता है ना उसको कहते हैं विलय। जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या हो जाएंगे? जल में डालिए विलीन हो जाएगी, घुल जाएगी, तो उसे कहते हैं विलय। घुलने मिलने वाले को क्या कहेंगे? विलय कहते हैं। जैसे चीनी हमारा और नमक है, ये हमारा क्या है? विलय पदार्थ है। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे ए भैया बताओ विलय किसे कहते हैं, तो विलय का मतलब क्या? जो घुलता है, घुलने वाले पदार्थ को। जैसे अब दूसरा कह रहा है कि विलायक, विलायक, और जिसमें घुलता है, देखिए घुलता है तो वह विलय, जिसमें घुलता है उसको कहते हैं हम लोग विलायक। जैसे दूध में आप चीनी डाल के खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कौन कौन दूध खाया? थोड़ा सा बताओ, हाथ उठाओ। देखिए इतने लोग दूध खाए हैं, नहीं एक बच्चे दूध आज तक नहीं खाए हैं। ठीक है? हाँ चलिए, तो हम बता रहे थे, ध्यान देंगे, दूध में हम लोग चीनी डालते हैं ना, तो दूध हो गया विलायक, चीनी हो गया विलय। जैसे पानी में हम लोग नमक डाले, जल में हम लोग नमक डाले, तो जल हो गया हमारा विलायक, जल हो गया विलायक, उसमें नमक जो डाले वो हो गया विलय। क्लियर? तो विलय और विलायक समझ गए? जो घुलता है उसको विलय
और जो घुलाता है उसको विलायक। अच्छा एक और बताएंगे, जब हम लोग पढ़े थे तो बताए थे, दोनों अगर मिल गया तब क्या हो गया? वो विलयन। विलय और विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलयन बनता है, नहीं बनता है? तो हमें तो विलयन पूछता नहीं है, पूछता क्या है मेरे भाई? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आगे चलेंगे। आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताओ रे ऑक्सीजन तत्व है, कैसे? अरे कोनो बात नहीं, कहेंगे ऑक्सीजन एक ही प्रकार के परमाणु से बनी होती है, न तो उसको हम तोड़ सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन एक तत्व है। बस सीधा सीधा क्या बोलेंगे? कैसे लिखेंगे? वह एक ही प्रकार की परमाणु की बनी होती है, केवल ऑक्सीजन की परमाणु होगी, इसीलिए वह एक तत्व है, और उसको ना हम कोई विधि से तोड़ सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं, इसीलिए वह क्या हमारा तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। क्लियर? इसी तरह से कोई और भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन तत्व है, सोना तत्व है, नहीं लोहा तत्व है, तो कैसे? तो एक ही प्रकार की परमाणु की बनी होती है और उसे ना रासायनिक या कोई विधि द्वारा ना बना सकते हैं और ना ही। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन चलते हैं 6-7 की तरफ। कि 4 उपयोगी मिश्रण, देखिए आपके आसपास में बहुत सारे मिश्रण हैं, लेकिन उसमें से कुछ मिश्रण आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। जब नंबर 1 पर आता है वायु, हवा, उपयोगी मिश्रण में कौन कौन? देखिए आपके उपयोगी मिश्रणों में आता है जैसे एक दूध है, टिंचर आयोडीन है, मृदुपेय है, वायु है, बारूद है, ये सब क्या है? आपके जीवन के उपयोगी पदार्थ हैं, ठीक है, जो आपके मिश्रण है और आपके लिए जरूरी है। मिट्टी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, वो भी आपके लिए जरूरी है। तो हमने आपकी इसमें कुछ मेंशन किया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी बोर्ड में जो लिखी हुई है वही आप देंगे। क्या लिखेंगे? 4 उपयोगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? कौन कौन? दूध, मिट्टी, वायु, बारूद, टिंचर आयोडीन। कोई दिक्कत? तो आशा करता है ये भी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। जलीय विलयन और अजलीय विलयन क्या है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नहीं हो, कि कहता है जलीय माने जल वाला विलयन और अजलीय बिना जल वाला विलयन। क्या जी? जल का मतलब क्या? पानी। यहां पर कहने का मतलब है कि पानी वाला विलयन अगर हो, जिसमें पानी मिली हो, तो वो क्या होगा? जलीय विलयन। क्लियर? अब विलयन है तो उसमें घुलने वाला चीज तो होगा ही ना रे। अगर आपसे कोई कहे हो जल लाइए तो क्या बोलेंगे आप? पानी लेके ना जाएंगे जी, पानी है ना लेके जाएंगे। और जलीय कहा तो तरल ले देना है, ऐसा नहीं कि आपको वहां ठोस चीज देना है। लेकिन अजलीय में हो जाएगा दूध, तेल, घी, ये अजलीय है। तो वैसे विलयन, हेलो, वैसे विलयन जिसमें जल की मात्रा होगी, जल होगी, तो उसको कहेंगे जलीय विलयन। और वैसे विलयन जिसमें जल नहीं, जल के अलावा कोई दूसरा विलयन होगा, जैसे दूध का विलयन हो, तेल का विलयन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अजलीय विलयन। क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे दूध में पानी होता है, लेकिन आपसे अगर कोई कहे पानी लाने के लिए, तो क्या दूध लेके जाइएगा? नहीं ना जाइएगा जी। क्या उसमें पानी है तो है, लेकिन वो दूध पानी नहीं कहलाता है, जल नहीं कहलाता है, वो दूध ही कहलाता है। तो अजलीय का मतलब समझिए, हेलो, अजलीय का मतलब क्या समझिए? बिना जल वाला, बिना जल वाला विलयन। तो कौन? तो दूध, तेल वाला विलयन नहीं, तो अजलीय विलयन हो गया। और जल वाला विलयन रहेगा तो पानी वाला विलयन। तो आशा करते हैं भी समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। 9 नंबर है हमारा, वास्तविक विलयन की 2 विशेषताएं। वास्तविक विलयन समझ रहे हैं? जैसे आप शरबत की बात किया, शराब में आपने पानी मिलाया, जैसे आपने वो दूध में आपने जल मिलाया, नहीं, ये सब वास्तविक विलयन है। अब उनमें एक चीज देखेंगे गौर करके, तो ये समांग होते हैं। ये क्या होते हैं? यानी कि पूरे विलयन में आप चाहे जहां से भी लीजिए, आप पूरे विलयन, ये है विलयन है, आप यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, अवयवी पदार्थ जो मिली हुई है उनके कण एक जगह समान रहेगा, बिल्कुल एक रंग का रहेगा। यानी कि वास्तविक विलयन की पहली विशेषता क्या है? समांग। क्लियर?
दूसरा है इसमें स्कंदन नहीं होता है। स्कंदन का मतलब छोड़ दीजिए तो वो जमेगा नहीं। क्या दूध में अगर आप पानी मिला दिए हैं, जल मिला दिए हैं और दूध को 2 घंटा छोड़ देंगे, क्या पानी ऊपर आ जाएगी या पानी नीचे चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या हो गया हमारा समांक, यानी इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक विलयन की विशेषता। दूसरा हमारा है कि ये जो वास्तविक विलयन है, इनमें जो कण होते हैं वो आपको खुली आंखों से दिखाई, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जल्दी दिखाई नहीं देगी। यानी उनके कण जो होते हैं काफी सूक्ष्म होते हैं। कितने? तो 10 के पावर -8 cm। कितने? ये सब कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हमारे भाई? वास्तविक विलयन की नंबर 1 या समांग होता है। क्या होता है? ये समांग मिश्रण। ये क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। और दूसरा है इनके कण अति सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा, इसमें स्कंदन नहीं होता है। इसमें स्कंदन नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। असंतृप्त विलयन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा क्या पूछ रहा है? असंतृप्त। संतृप्त का मतलब हुआ संतुष्ट और असंतृप्त का मतलब संतुष्ट नहीं। क्या? अब जैसे हमारी कुमकुम है, इनको 8 रोटी खाने का भूख है। क्या जी? इनको 2 रोटी दिया गया, क्या इनको पेट भरेगा? संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये हुआ असंतुष्ट। ये क्या हुआ हमारा? यानी असंतृप्त। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? असंतृप्त। यानी वैसा विलयन, क्या बोलेंगे हम लोग? वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा, जैसे हमने उदाहरण में समझाया था कि 1 लीटर जल लीजिए, 1 लीटर जल लीजिए, उसमें 50 ग्राम चीनी डालिए या सोडा, कोई भी चीज डालिए और उसको चला दीजिए। घुल गया? फिर थोड़ा सा 50 ग्राम डालिए, चलाइए। घुल गया? हाँ घुल गया। और क्या 50 ग्राम और चीनी डाल देंगे थोड़ा सा, तो क्या नहीं घुलेगा? क्या? हाँ घुल जाएगा। यानी घुलने की क्रिया जारी है, जारी है, जारी है। तो ये क्या हुआ? असंतृप्त। ये क्या हुआ? और जब घुलना बंद हो जाता तब क्या होता? अच्छा, एक और कभी कभी परिभाषा सुनते हैं, अति संतृप्त वाला। नहीं सुनते हैं? तो कोई बताइए अति संतृप्त क्या है? यानी ताप बढ़ाने या ताप घटाने, ताप बढ़ाने या ताप, पर उसमें ना घुलने मिलने की क्रिया शुरू नहीं हुआ तो उसको कहेंगे अति संतृप्त। बिल्कुल संतुष्ट है कि नहीं है? क्या? अब देखिए हमारी ये जो अंजलि है वो कह रही है कि सर जी खाने पीने के बाद भी हमको रसगुल्ला दीजिएगा, हम नहीं खाएंगे। अब उसको दीजिएगा तो घी देगी जरूर, हम जानते हैं। वो हमको ठग रही है। हम अगर खा लेंगे, रसगुल्ला रख दीजिएगा 4 गोवा, कहिएगा खा लो अंजलि, तो हम नहीं खाएंगे। ये क्या हुआ? अति संतृप्त हुआ। हम अति संतृप्त हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, वो उसका मूल असर फसर करेगा, वो घिस देवे करेगी। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? असंतृप्त। क्या पढ़ रहे थे? असंतृप्त का मतलब हुआ कि वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। असंतृप्त वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई। चलिए नंबर आगे हैं 11। असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है? तो अभी तुरंत दोनों का परिभाषा लिख दो, अंतर हो गया। असंतृप्त वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, और अति संतृप्त संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है। संतृप्त विलयन मतलब वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा नहीं घुलाई, तो संतृप्त, और घुल गई तो असंतृप्त। किसी को दिक्कत? नंबर आगे हमारा है 12। अति संतृप्त विलयन क्या है? तभी अभी तुरंत बता रहे थे। अति संतृप्त का मतलब है कि ताप बढ़ाने या ताप घटाने के बाद भी अगर घुलना क्रिया जारी नहीं हुआ, नहीं शुरू हुआ, तो समझिएगा ये बिल्कुल संतुष्ट है, यानी अति संतृप्त विलयन है। क्या है ये? उदाहरण के तौर पर लीजिए, जल ले लीजिए 2 लीटर ले लीजिए, थोड़ा सोडा मिलाइए, घुल गया? हाँ सोडा। फिर थोड़ा मिलाइए, घुल गया? हाँ घुल गया। तो घुलना अभी जारी है तो हो गया असंतृप्त। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाएगी। जब घुलना बंद हो गई तो हो गया ये संतृप्त। अब उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, ताप जैसे दीजिएगा ना कि फिर घुलने लगेगा। ताप दीजिएगा कि घुलने लगेगा?
लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ताप देने के बाद भी अगर घुलना शुरू नहीं हुआ, ताप देने के बाद भी अगर घुलना शुरू नहीं हुआ, तो समझिएगा ये हो गया अति संतृप्त। अब इसमें कोई चीज घुल नहीं सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो अगर परिभाषा आपसे पूछे तो क्या बताओगे? वैसा विलयन। क्या बोलोगे? वैसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाने या घटाने पर विलय पदार्थों की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती, उसे बोले हम अति संतृप्त। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नंबर 13 है किसी पदार्थ की विलयता की परिभाषा। विलयता का मतलब होता है घुलना। विलयता का मतलब क्या? अब कोई पूछता आपसे, अरे भाई विलयता की परिभाषा बताओ, आपके साथी अगर पूछ दे तो क्या बताओगे? ऐसे समझा देंगे, अरे बुआ नहीं समझ रहा है। अब पानी में हम लोग थोड़ा सा चीनी डालते हैं ना, और घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है, तो उसी को ना विलयता कहते हैं। अरे घुलने की क्रिया को कहते हैं विलयता। कोई पूछे विलयता क्या कहेंगे, तो क्या बताओगे? अरे भाई घुलने मिलने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? विलयता कहते हैं। घुलने मिलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? विलयता कहते हैं। जैसे देखो, जब किसी पदार्थ में या कोई द्रव हो, जैसे मान लीजिए उसमें हम अगर चीनी या कोई अन्य ठोस पदार्थ डालते हैं तो वो घुल जाती है। वो क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो उसको कहते हैं हम लोग विलयता। घुल जाती है तो आप तो समझ गए होंगे कि विलयता का मतलब घुलना। लेकिन इसी क्वेश्चन में तनका सा ट्विस्ट डाल दिया, तने मनोरंजन कर दिया, मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया। अरे भाई बताओ कि विलयता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तब विलयता पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। गौर करके देखिएगा कि आप सामान्य 1 लीटर पानी लेकर के चीनी रख करके घुलाइए, तनका ज्यादा समय लगेगा। लेकिन उसी को आप चूल्हे पर चढ़ा दीजिए गर्म करके, तो जल्दी घुल जाएगी। नहीं घुल जाती है? यानी कि ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि विलयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप बढ़ने से विलयता बढ़ती है। ताप बढ़ने से क्या? अब एक कड़ाह में पानी में मान लीजिए 5 किलो 10 किलो चाशनी अगर तैयार करनी हो, तो एक कड़ाह पानी लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं? 5 किलो चीनी डाल देते हैं और उसको घुलाइएगा तो घुलाते रहिए, 1 घंटा तक घुलते रहेगा। लेकिन चूल्हा पर चढ़ा देंगे तो 10 मिनट में चाशनी तैयार। नहीं, यानी कहने का मतलब पूरा चीनी जो है वह घुल गया। किसके कारण? ताप के बढ़ने से। इसका मतलब है कि ये विलयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। विलयता पर ताप का प्रभाव, क्या दाब का भी प्रभाव पड़ता है? हाँ, दाब बढ़ने से विलयता घटती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने से बढ़ती है तो दाब बढ़ने पर घटती है। कौनो दिक्कत? आगे चलिए सर जी आगे देखिए। एक बच्चे ने हमसे पूछ दिया 14 नंबर क्वेश्चन में, कुमकुम बोली सर जी एक बात आप बताइए कि आप एक परख नली ऐसे लिए और एक परख नली ऐसे लिए, और एक में नमक और जल है, इसमें भी नमक और जल है, लेकिन एक संतृप्त विलयन है और एक असंतृप्त विलयन है। उसने क्या कहा कि ये सर तनी बताओ, एक में संतृप्त विलयन, एक में कौन सी का? तो नमक और पानी का। आप कैसे जांचिएगा कि संतृप्त है असंतृप्त है? चख के जांचेंगे? नहीं, क्या करेंगे बताइए आप लोग? अरे कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल बात है। थोड़ा थोड़ा नमक ले आवेंगे अपने चूल्ही लगन से, चूल्ही नहीं होने घर से, हाँ चूल्ही में से थोड़ी निकलता है। ला करके दोनों में तनका तनका डाल देंगे। हाँ ले आए, किचन रसोई घर से ले आएंगे, थोड़ा सा क्या लेंगे? नमक लाएंगे, और दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे? देखेंगे उसको चला के मतलब क्या? गुरका के नहीं, उसको एक लकड़ी से जल को हिलाएंगे, तो देखेंगे जोन में नमक घुल गया तो वो होगा असंतृप्त, और जोन में नहीं घुला तो बताइए जांचने का कितना आसान तरीका है। तो हम लोग पढ़ रहे थे संतृप्त और असंतृप्त विलयन की जांच। देखिए बाजी, संतृप्त और असंतृप्त विलयन की, हेलो पे अटेंशन, क्या बता रहे थे कि यहाँ 2 परख नली हैं, एक में संतृप्त विलयन है और एक में असंतृप्त विलयन है। हम दोनों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल देंगे और दोनों को चला देंगे। चलाने के बाद हम देखेंगे कि जिसमें नमक घुल गई तो वो क्या है? असंतृप्त विलयन होगी, जिसमें नहीं घुली वो क्या है?
आगे हैं, कोलाइडी विलयन क्या है? तो हमने बताया था विलयन 3 प्रकार की होती है, एक वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन और एक निलंबन। नहीं बताए थे? कौन कौन? क्लियर? अब देखिए कोलाइडी विलयन की क्या विशेषता? तो नंबर 1, ये बी समांग होती है। ये क्या होती है? बी समांग, बी के समान नहीं, बी समांग। दूसरा है, इसके कणों के आकार होते हैं 10 के पावर -6 रखिए, यानी 5 और 7 के बीच। और इसमें ना पेंदी में स्कंदन नहीं होता है, यानी कि पेंदी में कण नहीं बैठते हैं। क्या जी? पेंदी में इसके कण नहीं बैठते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलाइडी विलयन। बस इसके 2-3 गुण लिख दीजिए, कोलाइडी विलयन हो गया। कौन कौन लिखेंगे? ये बी समांग होते हैं, इसमें स्कंदन नहीं होता है, कणों के आकार 10 के पावर -6 होता है। अर्थात इसका मतलब है कि आप साधारण आंखों से अगर नहीं देख सकते, यानी खुली आंखों से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके कण को देख सकते हैं। इसके कणों को आप देख सकते हैं किससे? माइक्रोस्कोप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हाँ, अगर आप यहाँ नहीं देखे हैं तो डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, किसी डॉक्टर के यहाँ लैब में देखे होंगे। नहीं, चलिए, नहीं तो किताब में। और आजकल तो जमाना आ गया है गूगल बाबा का, नहीं है? हाँ, वो सब जानता है, हमारे बाबा जो हैं गूगल, वो सब जानते हैं। उसको कहिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाओ, तुरंत आ जाए। अरे चिंता करने की जरूरत है, गूगल बाबा की जरूरत नहीं है, हमारे डिजिटल बोर्ड में भी मिल जाएंगे। आप अब सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ, इसमें में है, खोजिएगा, अंदर में है, इसमें रखा हुआ है सब कुछ। बताएंगे बताएंगे बताएंगे। चलिए मेरे भाई, आगे की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित का एक एक उदाहरण दो, माने एक एक चीजों का उदाहरण देना है। पायस, अब पायस में कौन सी जाएंगे बताइए? उदाहरण देने हैं, ये नहीं कहता है कि तत्व यौगिक में छाटिए। तो देखिए पायस में आ जाएंगे आपका दूध, पायस में क्या आ जाएंगे? दूध। पायस का उदाहरण कौन सा? इसी तरह से दूसरा है हमारा जेल, जेल का उदाहरण कौन? मक्खन और पनीर, मक्खन या। इसी तरह से तीसरा हमारा एरोसोल, तीसरा क्या हमारा? एरोसोल, एरोसोल का उदाहरण कौन होगा? तो धुआं या कुहासा। और अगला हमारा है झाग, तो झाग का उदाहरण कौन होगा? तो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, नहीं, ये क्या हमारा? झाग है। कोई दिक्कत? यानी सॉस, झाग, झाग, झाग माने फेन, बताते हैं। ऐसे ना सरफ को पानिया में रख कर ना घुमा देते हैं जी, तो ऊपर उजला उजला का बुलबुला ना आ जाता है बहुत सारा, तो उसको झागे ना कहते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि हमारी ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नहीं, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा वीडियो जो आएगा परमाणु अणु और आयन, परमाणु अणु और आयन का अध्याय दीर्घोत्तरीय का तो हम नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। फिर जब हम अगले बार जब वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे उसमें। लेकिन फिलहाल समझिए हमारा जो वीडियो आएगा परमाणु अणु और आयन वाले, ऐसे हमारे प्ले स्टोर पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारा इंतजार करते रहेंगे आप।